अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइमा कंवल। आप देख रहे हैं सवाल अवाम का। मैं मौजूद इस वक्त औरंगी टाउन में और वजह है वो एक दिल दहला देने वाला वाक़या। 50 प्लस एक टीचर जो कि जिनका नाम था फ़हमीदा अख्तर, ज़ोजा लतीफ़ साहब, उनके जो सौतेले बेटे जिसका नाम शौकत था, बारिश और एक बहुत ही एक अटायर से एक बड़ा मज़हबी एक और एक बड़ा सुलझा हुआ एक लड़का लग रहा था, उसने बहिमाना अंदाज में कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया अपनी सौतेली माँ का, वो भी घर की दहलीज पर। वो विजुअल्स यकीनन अगर आपने देख लिए हैं तो मुझे अब मज़ीद तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है कि हर तरफ खून ही खून। एक आम आदमी, वो इससे कहीं ज़्यादा हीनियस क्राइम, एक मर्डर, वो भी अपने एक फैमिली मेंबर का। 18 साल हो गए थे उन खातून को उसके साथ रहते हुए, अब उनकी सौतेली माँ को, जिसके साथ बकौल तमाम दोनों तरफ के जो हमने इसके जो है वो जो बात सुनी है हमने, उसके मुताबिक कोई उनको कंप्लेन नहीं थी कि ये बदतमीज़ है या लड़ता है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। मोहल्ले वाले उस बात की तायद कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ कि उस लड़के ने, जिसका नाम शौकत था, उसने खूनम खून कर दिया, औरत का गला काट दिया, अपनी सौतेली माँ का जिससे 18 साल का साथ था, अपनी बाप की उस जोजा को जो उनकी जीवन साथी थी आखिरी उम्र की, उसको तल्फ कर दिया। और फिर उसके बाद जो है अब वो अलग किस्म के बयानात दे रहा है, ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे वो अपने हवास में ना हो। ये क्या स्टोरी है? अल्लाह ना करे कि ये वाक़या अगर इस ख़ानदान में हो सकता है, जिनको कभी वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी इनके साथ ये वाक़या होगा, ये आपके और मेरे साथ भी खुदा न खास्ता हो सकता है, क्योंकि अदम बर्दाश्त और इस तरह के मामलात इतने ज़्यादा इस वक्त मुआशरे में होना शुरू हो गए हैं कि इसके ऊपर आवाज़ और सवाल उठाना ज़रूरी है। यही सवाल लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। बात करेंगे लतीफ़ साहब, जो उनके शौहर, जिनका बेटा जो है वो क्रिमिनल है और कॉल्प्रिट है इस मामले में, उनसे बात करेंगे और आखिर में चलेंगे थाने। ये गुत्थी किसी हद तक सुलझे, कोई ऐसा क्लू मिले, ये जानना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इस फैमिली के लिए नहीं, आपके और मेरे लिए भी, इस मुआशरे के लिए भी। अब हम आ गए हैं लतीफ़ साहब के पास। लतीफ़ साहब जो कि फ़हमीदा अख्तर साहिबा, जिनका मर्डर हुआ, उनके शौहर, और शौकत के वालिद साहब जो कि कॉल्प्रिट है, जो कि इस वक्त अरेस्ट है, जिसने मर्डर किया है। यानी एक ऐसा शख्स कि बैक वक्त जिसने अपनी बीवी को भी खोया और ऑलमोस्ट अपने बेटे को भी इस वक्त जो है वो खोता हुआ देख रहा है। देखिए लतीफ़ साहब, चूँकि मामला इस किस्म का है कि मैं आपसे सिर्फ 3 सवाल करूँगी, आपको अभी थाने में भी जाना है। लतीफ़ साहब, ये वही वाला घर है जहाँ की दहलीज़ पे आपकी वाइफ़ का आपके बेटे ने कत्ल किया? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये यही वाला घर है। लतीफ़ साहब, ये बताइएगा कि आपको कैसे पता चला कि आपकी वाइफ़ का कत्ल आपके बेटे ने कर दिया? कोई शोर की आवाज़, आप उस वक़्त कहाँ पे थे? मैं उस टाइम था, ये अपने फायर ब्रिगेड है, पौने 5 पे फायर ब्रिगेड है, इसके पीछे मैं अपने काम पे था। और मेरे को नफीसा बाजी ने फ़ोन किया, मेरी जो साली साहब है, उसने मेरे को फ़ोन किया, लतीफ़ कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं काम पे। उसने बोला जितनी जल्दी हो सकती आप यहाँ पहुँचो, जितनी जल्दी हो सकती पहुँचो। बस फिर मैंने गाड़ी वहाँ से पकड़ी और मैं सीधा यहाँ आया। जब मैं यहाँ आया तो ये हमारे ऊपर किराएदार अभी आए हैं, 8-10 दिन हुए। तो जब मेरी साली साहबा ने शोर किया ना, तो ये बेचारा ऊपर से आया, इसको फिर इन्होंने अंदर कुदवाया, वो अंदर चला गया। तो उस टाइम ये अपनी वालदा को काट पीट मतलब उसको मार दिया था, वालदा को काट दिया था इसने। और जब ये लड़का आया तो इसने सीढ़ी उतर के जब इस लड़के ने देखा ना, तो इसने बोला ये क्या कर दिया तुमने, ये तो सब खून ही खून पड़ा हुआ है। तो इसने बस वो उतनी बात सुनी, फिर उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ा। फिर मसहरी पड़ी थी, मसहरी पे उसको वसाकियों के साथ मारा। वो बेगम जिससे चलती थी ना, उससे फिर उसने मारा। फिर अंदर बांस का सोटी पड़ी थी, कुल्हाड़ी से तो बेगम को मारा इसने, कुल्हाड़ी से। और उसको वो साकी मारी, उसके सर में मेरे ख्याल में 10-12 टांके भी लगे हैं। तो बेटे के या वाइफ़ के? नहीं, मतलब वो जो हमारा किराएदार है, अच्छा, सही है। किराएदार आपके को भी आपका किराएदार जो ऊपर आया था उसको लगी, उसकी भी, वो ज़ख्मी हुआ है। वो भी ज़ख्मी हुआ। तो ये इस गेट के अंदर, यहाँ मैंने गेट खुलवाया ना, मैंने खोला, चाबी मेरे पास थी, तो अंदर से उसने कुंडी लगाई हुई थी। तो मैंने उसको बड़े गुस्से के साथ कहा, तो उसने कुंडी खोल दी। कुंडी खोली तो इसको यहाँ लेके वो दबाया हुआ था। मैं 2 मिनट या 3 मिनट और नहीं आता तो ये 2 कत्ल हो जाते। लतीफ़ साहब, यानी कि आपके किराएदार का और आपकी बीवी का तो ऑलरेडी हो चुका था। हाँ जी। लतीफ़ साहब, अब आप मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ एक शौहर है जिसने अपनी बीवी को इस हालत में देखा और उसका कातिल कोई दूसरा नहीं था बल्कि उसका अपना बेटा था, अपना खून। लतीफ़ साहब, अब मुझे ये बताइएगा कि इस क्राइम ज़ाहिर है कि अब इसमें तो कोई शक नहीं रहा कि शौकत इसका जो था कातिल है।
एक अब आप मुझे बताइएगा कि इस वक्त एक हमदर्दी जो है वो एक बाप की ज़्यादा है या एक शौहर की ज़्यादा है? इस वक्त अगर आज आपको बताया जाए कि शौकत को इस हवाले से मतलब उसको सख्त से सख्त आखिरी हद तक कौन सी सज़ा हो सकती है? मौत की सज़ा। अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आपको ये फ़ैसला सुनना पड़े, तो एक बाप जो होगा वो मतलब वो ज़्यादा इस वक्त मुतहर्रिक होगा या एक बीवी का शौहर जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया? मेरे को इस टाइम ना, मेरे को बीवी से अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। यानी आपके बेटे को अगर कोई करार बाकी सज़ा होगी तो आपकी मेरे तरफ से बेटे को खून का बदला खून, मेरी बेगम का खून किया और उसका खून होना चाहिए। मेरा बेटा फांसी के तख्ते पे पहुंच जाएगा तो मैं उनको भी बोलूँगा, जज साहब को भी बोलूँगा इसको फांसी के तख्ते पे। लतीफ़ साहब, कौन सी ऐसी वजह हो सकती है कि आपका बेटा जिसको वो मेरे सुनने में आया, मैंने आपके इन लॉ से मैंने बात की है, उन्होंने कहा है कि आपकी बेगम ने कभी उसकी बुराई नहीं की कि उससे कोई ख़तरा है या कोई वो बदतमीज़ है वो। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि आप मुझे बताइएगा कि क्या आपका बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एडिक्टेड हो या किसी गलत सोहबत का शिकार हो या उसके कुछ ऐसे मामलात हो गए हों, क्योंकि ये हीनियस क्राइम है, ये एक बहुत बड़ा मामला है। मुझे अगर आप कहेंगे किसी चूंटी को मारने को, मैं नहीं मार सकूंगी इस तरीके से, कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना। ये टेलर, वो अपने इधर टेलर है, उनके पास काम करता था, तो कह रहा भी टेलर ने मेरी मोबाइल से सिमें निकाल ली, मेरे मोबाइल से सिमें निकाल ली, तो मेरे को यूं करके उंगलियां करके ना मेरे मुंह के करीब उंगली ले आके तो ऐसे गुस्से के साथ बोल रहा, कह रहा था भी आप उससे मेरी सिमें वापस लेके दो। मैंने कहा यार ऐसा कर, अभी आप सो जाएं तो मैं सुबह जाऊंगा, मैं उससे सिमें ले आऊँगा, मैं सिमें ले आऊँगा और आपको सिमें मिल जाएंगी। हैं, आप क्यों टेंशन में हो? भाई ये टेंशन उसको थी, इस टेंशन से उसने गलत कदम उठाया। कि ये टेंशन ऐसी तो नहीं हो सकती ना कि किसी को गला काट दिया जाए और वो भी घर के एक मेंबर का। और फिर 3-4 दिन पहले ये ऊपर आप इस सवाल का जवाब देंगे कि ऐसी सिम अगर किसी ने ले ली, फर्ज करें कि मेरी ये सिम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सर अगर ये बंदा मेरा कैमरामैन जो है वो मेरी ये सिम ले लेता है और मैं अपने प्रोड्यूसर को कहती हूँ उसने मेरी सिम ले ली है, तो मैं झुंझलाहट में यहाँ पे किसी के ऊपर हमला नहीं करूँगी बॉस। नहीं कर सकती। वही मैं कह रही हूँ कि इसका तो कनेक्शन बन ही नहीं रहा है। हाँ, इसका कनेक्शन बन नहीं रहा, पर उसने उसके साथ किया, उसने किया तो इसके दिमाग क्या में उसका क्या, उसको कोई दिमागी खलल था कुछ तो ऐसा, उसके कोई मतलब ये आम आदमी तो नहीं कर सकता ना। बिल्कुल छोटी ईद से ये रह रहा था, छोटी ईद मीठी से रह रहा था, तो कोई मसला नहीं था। ये 2-3 दिन में जब ये ऊपर से एक दफ़ा ना रात को 3 बजे नीचे आया ये भागता हुआ, तो कह रहा है ऊपर लोग हैं, कोई मेरे को ले जाना चाह रहे हैं। तो मेरी बेगम भी उठ गई, तो उसने कहा ऊपर जाके देख के आओ लतीफ़ साहब। मैंने ऊपर जाके देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था। कि अभी तक आपको कोई वैलिड रीज़न नहीं मिली अपने बेटे की तरफ से कि वो उसने ये कत्ल आपकी वाइफ का क्यों किया? आपके पास फ़िलहाल कोई वैलिड रीज़न नहीं है। अभी वहाँ भी तो आप बयान उनके सुन रहे हो, कभी कहता मैंने ये किया, कभी कहता मैंने ये किया। तो मैं तो खुद ये परेशान हूँ, मैं तो खुद ये परेशान हूँ भी कल तो इसने जाना था। आपके बेटे के लिए अभी कार्रवाई शुरू होगी, ठीक है? अभी आप जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, आपके बेटे के खिलाफ होगी कार्रवाई शुरू, चूँकि वो कल्प्रेट है। इस दौरान में क्या आप उसके लिए कोई वकील हायर करेंगे या फिर उसकी कोई कानूनी उसकी कोई मदद या किसी किस्म का, बाप है ना? आप कुछ नहीं करेंगे? मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। सिर्फ ये मेरी जो बेगम थी ना, इसके लिए मैं बहुत कुछ कर सकता था। इसने 18 साल के अंदर ना मेरे से कुछ छुपाया नहीं। इसने मेरे को ऐसे रखा, बिल्कुल सर के ऊपर रखा। इस मेरी बेगम ने, आज वो दुनिया से चली गई, कल को जाना हमने भी है, जाना हमने भी है, पर इसने मेरे साथ कोई तकलीफ़ नहीं दी। मेरे को इसने खुश रखा है, मेरे साथ नाराज़ नहीं हुई, और मैंने भी उसको खुश रखा है, मैंने भी उसको खुश रखा। अच्छा लतीफ़ साहब, चूँकि पुलिस इस वक्त आपका इंतज़ार कर रही है और आपको कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं, मैं कतई तौर पे नहीं चाहती कि मैं रखना बनूं कानून के दरमियान और इंसाफ के दरमियान में, तो मैं आपको इस वक्त इजाज़त देती हूँ। मैं इस वक्त जो आन जहानी फ़हमीदा साहिबा हैं, फ़हमीदा अख्तर साहिबा, उनके बिल्कुल साथ, बिल्कुल दीवार के साथ दीवार मिली हुई है। और दरअसल ये घर जो है, ये पूरा घर जो इस वक्त जहाँ पे उनका मर्डर हुआ, बहिमाना तरीके से कोल्ड ब्लडेड मर्डर, मैं बार बार कह रही हूँ, जो विजुअल्स हम देख चुके, और अगर आपने वो रॉ फुटेजेस नहीं देखी हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप अगर कमज़ोर दिल के हैं तो मत देखिएगा, नहीं देखे जाएंगे आपसे। पेशतर इसके कि मैं इनकी उन बहन से, जो कि वो पहली खातून थी, वो बदनसीब बहन जिसने दरवाज़ा खोलते के साथ ही उस हालत में अपने खून की वो धार देखी, वो लथपथ, उस खून से लथपथ बहन को देखा जो
इनकी रगों में भी वही खून, यानी कि बहन को इस हालत में देखना, जो सिबलिंग्स हैं, जो बहन भाई हैं, जो ख़ास तौर पे बहनें हैं, वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकती हैं कि कैसी क्या गुजरेगी आप पर। वाज़ेह रहे कि ये वाला घर और ये जो साथ वाला जहाँ पे उनका मर्डर हुआ था, एक दीवार का फ़र्क है। ये मलकियत बकौल नफीसा साहिबा के, जिनसे भी मैं बात करने वाली हूँ उनकी बहन के, कि ये इन दोनों बहनों की, तीनों बहनों की मलकियत था, यानी कि 3 बहनें थीं, उनकी मलकियत था। और इसी तकरीबन एक घर के दीवार का फासला था। जैसे ही यह हादसा रूनमा हुआ है, सबसे पहले जो थी ये नफीसा साहिबा ने दरवाज़ा खोला है और अपनी बहन को उस हालत में देखा है। देखिए नफीसा साहिबा, प्रोग्राम तो होता रहेगा, लेकिन बहैसियत इंसान, मैं एक एंकर से पहले इंसान हूँ और मैं आपकी कैफियत बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि एक बहन के लिए वो मंज़र बर्दाश्त करना, और वो पहली मतलब दरवाज़ा खोलते के साथ ही आपने जो आप पे गुजरी होगी, मैं वो सोच भी नहीं सकती। मैं सबसे पहले तो एक रस्मी एक जुमला है, मैं ताज़ियत करती हूँ अपने इदारे की तरफ से आपसे, आपका जो लॉस हुआ है मुझे माफी है। इसकी कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई नेमुल बदल नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, देखिए अगर आप इंसाफ चाहती हैं, क्या आप इंसाफ चाहती हैं? बिल्कुल। बिल्कुल इंसाफ चाहते हैं कि आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो सके। नफीसा साहब, आप मुझे ये बताइएगा तकरीबन कितने साल हुए थे जो आपकी बहन है फहमीदा, उनको कितने साल हो गए थे लतीफ़ साहब से शादी किए हुए? 18 साल। 18 साल। क्या कोई इन दोनों की कोई औलाद थी? नहीं, कोई औलाद। फहमीदा साहिबा की इससे पहले कोई शादी हुई थी? हाँ, शादी हुई थी, मगर उनसे भी कोई औलाद नहीं थी। ठीक है, सही है। देखिए कि एक बहन जो होती है ना, और ख़ास तौर पे वो बिल्कुल करीब आपके रह रही हो, तो वो बहन मेरे ख्याल में कि किसी और के पास नहीं, सबसे पहले अपनी उस बहन के पास जाएगी अगर उसको किसी किस्म की कोई शिकायत होगी। उन्हें अपने शौहर से कोई शिकायत नहीं थी, बहुत मोहब्बत थी अपने शौहर से, उन्हें बहुत मोहब्बत थी, और इस बच्चे की भी बड़ी तारीफ़ें करती थी, इस बच्चे की भी बड़ी तारीफ़ें करती थी। तो मैंने उनसे और उल्टा कहा था कि हाँ ठीक है, तुम रखो, तुम्हारे साथ वो काम करता है, तुम्हारे हाथ पैर का बर्तन है। मेरी बहन से चला नहीं जाता था, वो स्टिक लेके चलती थी। मैं अच्छा है, तुम्हारा ख्याल करता है, मगर मैं बात नहीं करती थी, ना मैं अपने पोर्शन में उनको आने देती थी। मेरे पोर्शन में मैं ना अपने बहनोई से को भी नहीं चाहती थी कि वो भी आए। कभी कभार वो आ जाते थे, मगर मैं अपने बहनोई को भी नहीं चाहती थी कि इधर आए, ना उनके कोई बेटे। मैं ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। यानी कि कुली तौर पे आपकी बहन यानी कि फहमीदा अख्तर ने कभी आपसे ये नहीं कहा कि मुझे अपने शौहर से ये शिकवा है या अपने उस सौतेले बेटे से? अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या लतीफ़ साहब के पहली बीवी से इससे इस लड़के के अलावा कोई और भी औलाद थी? 9 औलादें हैं उनकी, 9 बच्चे, 9 बच्चे। फैमिली बच्चे आते रहते हैं, उनके बच्चे आते रहते हैं। पहले बेटा आया था, बड़ा बेटा उनका आया था, फिर ये आए, फिर एक और आया, फिर ये आए। ये इनको लेके मेरे बहनोई आए, अभी रमज़ानों में ये गए थे वहाँ, ये लेके वहाँ से उसको आए। ऐसा कभी आपको लगा इस लड़के को देखकर कि कभी ये इस हद तक एक्सट्रीम एक स्टेप उठा सकता है? ये इससे बड़ा कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं है। कभी आपको देख के लगा हो कुछ? नॉर्मल, ये अभी 9 तारीख को हलीम हुआ, नीचे मेरी बहन ने हलीम बनाया, वो लड़का भी मौजूद था, ये सब बच्चे मौजूद थे। नॉर्मल बिल्कुल ठीक ठाक वो लड़का था। ये अब जो वो कर रहा है, जो उसकी एक्टिंग कर रहा है, ये एक्टिंग कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, और उसके वालिद उसमें पूरे शामिल हैं। वो इस तरह से करवा रहे हैं कि मेरा नाम भी ना आए और मेरा बेटा तो नॉर्मल हरकतें कर रहा है, वो भी बच जाए। तो ऐसी क्या वजूहात हो सकती हैं, या कौन सी ऐसी सॉलिड वजह हो सकती है? उनसे पूछे ना, 18 साल का रिश्ता था। हमें तो पता नहीं कि क्या वजह। ये तो उनसे पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये तो उनसे पूछे ना, जब वो और वीडियो में कह रहा है कि वो मेरी सगी माँ से ज़्यादा थी, तो तुमने अपनी सगी माँ से ज़्यादा को मार दिया ऐसी बेदर्दी से। अच्छा ये बताइएगा, इस लड़के को कोई नशे करने की, कोई किसी किस्म का कोई नशा करने की आदत थी? मुझे नहीं पता, मैंने बताया ना, मैं तो अपने ना पोर्शन में आने देती हूँ, ना मैं बात करती हूँ, ना मैं कुछ करती हूँ। मैं बाजी के पास कब चली गई, कोई काम हुआ या उन्होंने कोई काम हुआ तो उन्होंने फ़ोन पे मुझे बता दिया, बोल दिया। मेरे खुद पैरों में तकलीफ़ है, मैं भी बहुत कम आती जाती थी, मगर दरवाज़ा मैं 9:30-10 बजे में खोल देती थी। उनकी मासियाँ इधर आ जाती थी, कोई बाजी ने कुछ भेजना है या कुछ कहना है तो वो आ जाती, मेरी मासी उधर चली जाए। हमने ये नहीं, ये होता था, ये ताल्लुक कोई बात कहनी हो तो वो मुझे फ़ोन कर देती थी, मुझे कोई बात करनी हो तो मैं फ़ोन करके उन्हें बता देती थी। याद करके बताइएगा मोहतरमा कि जिस दिन ये वाक़या हुआ है, जिस टाइम पे ये वाक़या हुआ है, उससे पहले आखिरी मर्तबा आपकी बहन से
कब और क्या बात हुई? मेरी बहन से आखिरी दफ़ा मेरे ख्याल से 9:30 या 9:30 बजे का टाइम था। बहन ने मुझे फ़ोन किया, मेरे नवासी को इंजेक्शन, पैदाइशी इंजेक्शन लगे थे, तो उसकी तबीयत के लिए मुझे फ़ोन किया कि क्या हाल है हादी का। मैंने कहा पता नहीं, अभी मेरी बेटी का फ़ोन आया नहीं है, कि मैं आया हो तो मुझे पता हो, जब वो आएगा फ़ोन तो मैं तुम्हें बता दूँगी। कहेंगे मैं फ़ोन कर लूँ, मैंने कहा नहीं करना, वो फ़ोन उठाएगी नहीं, वो बच्चों की वजह से फ़ोन उठाती नहीं। मैंने कहा वो फ़ोन उठाएगी नहीं, मेरे पास जब फ़ोन आएगा तो मैं तुम्हें बता दूँगी कैसी तबीयत है। इसके कितनी देर बाद उनके साथ यह हादसा? 11 बजे ये वाक़या हुआ। गालिबन अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो 1.5 से 2 घंटे तकरीबन इसी दरमियान में ये आपकी आखिरी दफ़ा बात हुई थी 2 घंटे पहले। हम चले 2 घंटे पहले भी अगर कर लेते हैं। 2 घंटे पहले अगर उनकी आपसे बात हुई है तो क्या आपको थोड़ा-सा कोई अंदिया? ठीक थी। जब मेरी जो मासी थी उन्होंने दरवाज़ा खोला है, तो वो मेरी बहन सामने मसहरी पे लेटे हुए मोबाइल देख रही थी। वो दरवाज़ा खोल के मैंने उसको आवाज़ दी, तो वो दरवाज़ा खोल के फ़ौरन मेरे पास आ गई। तो मैंने जब वो आई तो दरवाज़ा भड़ से आवाज़ आई, तो मैंने कहा बेबी तुमने पत्थर लगा कर नहीं आई, देखो दरवाज़ा भड़ से हुआ, पहले जाओ पत्थर को देखो। दरवाज़ा भड़ से नहीं हुआ था, उसने दरवाज़ा भड़ से बंद किया। आपको कितनी देर में ये इत्तला मिली है, किसने दी है और आप कितनी देर? फ़ौरन से फ़ौरन मैंने जब वैसे वो 11 बजे उधर गई हैं, तो वो फ़ौरन आएँगी बंगिल बाजी, वो दरवाज़ा जब वो ठोक रही थी, घंटी ये बजा रही थी कुंडी, तो मैं यहीं बैठी हुई थी मसहरी पे, तो मुझे आवाज़ आई कि नहीं बाजी वो खोल नहीं रहा हो, वो खुद भी शौकत दरवाज़ा खोलो, शौकत दरवाज़ा खोलो। वो मैं बिल्ली मार रहा हूँ, मैं बिल्ली अंदर से कह रहा है मैं बिल्ली मार रहा हूँ, मैं बिल्ली मार रहा हूँ। काफ़ी देर हो गई, उसने दरवाज़ा नहीं खोला, 10 मिनट तक ये लोग पीटते रहे, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। दहलीज पे ही कत्ल किया उनको? हाँ, दरवाजे के बिल्कुल जैसे उनका जीना चढ़ के आते हैं ना, बिल्कुल जीने के ऊपर ही। अच्छा, वहीं लाश पड़ी थी मेरी बहन की सीने। आपको कोई चीख की आवाज़ भी नहीं आई क्योंकि बहुत करीबी घटना? नहीं नहीं, कोई चीज़ की आवाज़ नहीं, कोई चीज़ की आवाज़ नहीं आई। किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आई। अच्छा, ये फट-फट आवाज़ आ रही थी, तो कह रहा था, इन लोगों ने बोला ना, तो कह लगा मैं बिल्ली मार रहा हूँ, मैं बिल्ली मार रहा हूँ। तो आपको बेसिकली आपको कैसे शक हुआ कि फौरी तौर पे मुझे जाना चाहिए? क्या? मैंने बताया ना, इन्होंने आवाज़ें दी, फिर मेरी वो जो उन्होंने नीचे से दरवाजे के नीचे से झाँका, तो उन्हें वो खून नज़र आया। खून नज़र आया? खून नज़र आया। फिर वो जो है भागती भी गई, मेरे ऊपर जो किराएदार रहते हैं उनसे बोला कि आप अपने लड़के को भेज के दरअसल कुंडी खुलवा दो, तो वो लड़का नहीं था, उन्होंने अपने शौहर को भेज दिया। जब वो शौहर उनका नीचे उतर के गया, तो उसने कि वहाँ स्टिक पड़ी थी, उसी स्टिक से उनके सर पे मारा और उनका गला दबाने लगा। ये अपने बाप का? नहीं, हाँ, किराएदार का। किराएदार का। और ठीक है। बाप को मैंने जब मैं ये सब शोर शराबा में, फिर मैंने फ़ोन किया अपने बहनोई को, फ़ोन किया कि जल्दी घर आए, पता नहीं क्या हो गया है फम्मो को। और मेरे पास तो चाबी भी नहीं है जो मैं दरवाज़ा खुलवाऊँ, जल्दी आए। वो 5 मिनट में आ गए। उन्होंने आके दरवाज़ा खोला, तो मेरी बहन सामने पड़ी हुई थी, खून में लथपथ, और वो मसहरी पे लेटा हुआ था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, कहता मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। इस तरह से वो बोल रहा था। वो इब्नॉर्मल है, जो ये बोलेगा वो इब्नॉर्मल है। अपने जब बाप चढ़ के आया था, बाप को क्यों नहीं मारा? अगर वो हो तो अपने बाप को मारते ना। तुम तो सोची समझी स्कीम के तहत ये सब कर रहे हो, और बाप उसको उनको बचाने की कोशिश कर रहे कि वो पागल है, उसको गोली मार दो, वो तो पागल है, वो तो गोली मार। जब पागल है तो आप पागल को क्यों लेकर आए थे यहाँ पे, ये करवाने के लिए? इस वक्त मेरे साथ जो हैं वो जो फहमीदा साहिबा हैं, उनकी जो बहन जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, नफीसा साहिबा, जिनका ये इस वक्त घर में हम लोग बैठे हुए हैं, और एक दीवार के साथ ही फहमीदा साहिबा का वो घर था जहाँ पे उनके साथ उनको इस तरीके से कत्ल किया गया था, बहीमाना तरीके से। शहरोज़ साहब जो नफीसा साहिबा हैं, इनके दामाद हैं, और तमाम तर मामलात जो जहाँ पर थाने कचहरी के जितने भी हैं, शहरोज़ साहब ये वो मामलात देख रहे हैं। अभी जिस तरीके से नफीसा साहिबा ने कहा कि मुझे अपनी बहन की तरह कत्ल करने का ख़तरा है, इसके लिए इन्होंने एक दरख्वास्त जो है वो SHO साहब के नाम इन्होंने मुतालिका थाने पे इन्होंने जो है वो अरसाल करने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को अंजाम देने के लिए, इस वक्त वो दरख्वास्त मेरे हाथ में है जो अभी तक रिसीव नहीं हुई है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनको साथ में लेके चलूँ, अगर ये ख़तरा है इनको तो हम लोग मुतालिका थाने जाएँ शहरोज़ साहब के साथ। शहरोज़ साहब, ज़ाहिर है कि एक ख़ातून से बात करना और होता है, एक घर के मर्द के उससे बात करना और होता है। क्या आपको भी लगता है कि इनकी जान कोई ख़तरा इनके बहनोई से ही है, क्योंकि बेटा तो अरेस्ट हो चुका है उनका? जी बिल्कुल, मेरे को यही लगता है। बाप उसी का ही है, और 3 महीने से ये साथ रहे, कब से ये प्लानिंग चल रही है कुछ अंदाज़ा नहीं। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये इस
मोहल्ले पे जाके ये इकदाम उठा सकते हैं। शहरोज साहब देखिए, अगर आपको कभी फील नहीं हुआ, कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट, कोई ना कोई तो ऐसा ईमा होगा ना कि जिसकी वजह से आपको लगा हो कि इस हीनियस क्राइम में इनका बाप यानी कि लतीफ़ साहब भी मुलविस है, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा। हमेशा दूसरों के सामने अच्छा बनने की इन्होंने कोशिश करी है भरपूर, कि सब मेरे बेटे ने करा है, मैं इससे बरी हूँ जुम्मा हूँ, जबकि ये साथ ही रहें, साथ ही प्री प्लानिंग, क्योंकि उसने वो बताया है कि मैं पंजाब से आलाकार जिससे मारा गया है मैं साथ लाया हूँ और साथ इनको लाया गया। ये हमें शक है कि ये बिल्कुल एक प्री प्लानिंग है। क्या कोई जायदाद का मसला या किसी किस्म का कोई तनाव, किसी किस्म की कोई किसी को रास्ते से हटाने की कोई तो वजह होती है ना? जायदाद का मसला कोई नहीं है, पहले से ही हिस्सा बांटी हो चुकी थी, हिस्सा उनको उनके हैंड ओवर कर दिया गया था, तो जायदाद से लेके कुछ नहीं। अल्लाह आलम अब वो इस नतीजे पे क्यों पहुँचे, जायदाद के लिए पहुँचे हैं या कोई अपनी दुश्मनी निकाली है किसी लेवल पे, ये वो ही बेहतर बता सकते हैं, हमें फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता। आप एक ऐसे शख्स को आप नामजद कर रहे हैं कि जिसका घर जो है वो एक दीवार के साथ ही है, आपका आमना सामना इसके बाद हुआ या नहीं हुआ? किससे, शौकत से या उसके बाद? नहीं नहीं नहीं, शौकत से नहीं बात है, शौकत तो अरेस्ट है। आप मुसलसल मेरे साथ ही है, अभी सुबह से भी मेरी कोऑर्डिनेशन में है। कल उनको ये इल्म है कि आप लोगों का शक उन पे हुआ है? बिल्कुल शक है, मेरे से बात हुई थी उनकी कल भी कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम जाएगा, मगर मैं बिल्कुल अपने ख़ुद को संभाला हुआ है, अपनी फैमिली को संभाला हुआ है, क्योंकि अभी ये ताज़ा मामला है। वालदा है, वालदा के साथ कोई दूसरा बेटा है या ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि मैं अकेला देखने वाला हूँ, तो ये सारे उससे चीज़ें लेनी है, सारा घर की चाबी उसके पास है, सारी डॉक्यूमेंट उसके पास है और NIC वगैरह सब ओरिजिनल, मोबाइल उसके अपने पास है, तो सारी चीज़ें उससे लेने के लिए अभी उसके साथ मेरा थोड़ी कोऑर्डिनेशन चल रही है, मगर इंशाल्लाह हम आगे अदालत में जाएंगे और इसको बराह रास्त हम अरेस्ट करवाएंगे। इससे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। शहरोज साहब, ज़ाहिर है कि आपकी अब एक अलग से मसरूफियत अभी होगी क्योंकि आपको थाने जाना है। बकौल शहरोज के ये बात है कि इस पूरी फैमिली का शक उन पे भी है। क्या उनको इस सिचुएशन के बाद जो है, क्या लतीफ़ साहब के पास कहने के लिए कुछ है? और अगर कहे तो ज़ाहिर उनका हक बनता है कि हम उनकी भी बात सुने। ज़ाहिर हम एक न्यूट्रल प्रोग्राम कर रहे हैं। मोमिनाबाद थाने में मैं आ चुकी हूँ और इस वक्त जो कॉल्प्रिट है शौकत, जिसका अभी पूरे शुरू से आखिर तक तस्करा रहा है इस लड़के का। शौकत, मैं तुमसे ना मैं प्रोफेशनल बंदी हूँ, इस वजह से मैं तुमसे सिर्फ 3 सवाल और एक बात करने के लिए आई हूँ, ठीक है? एक बात जो शायद तुम्हारे इल्म में हो या ना हो, मैं उसको करूँगी। पहला सवाल, शौकत, तुम्हारे पास वजह क्या थी? एक औरत जो 18 साल से तुम्हारी माँ की हैसियत से रह रही थी, सौतेली सही, ये जो तुमने अमल किया है ना, ये कोई मामूली अमल नहीं है। ये इंसान जब आखिरी दर्जे पे चला जाता है ना, तब ये अमल करता है। तुम्हारे पास ऐसी कोई सॉलिड वजह थी? क्योंकि अभी तक हमें कोई तुम्हारे घर वालों की तरफ से सॉलिड वजह मालूम नहीं हुई। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं ईद के 10 दिन बाद उधर गया तो मेरे पापा ने मेरे को दर्जी पे छोड़ा, ठीक है? तो दर्जी जो था, बात सीधी सीधी बताऊंगा जज साहब, दर्जी जो था, दर्जी पे मैं काम करता रहा। दर्जी मुझे उधर झाड़ू पोछा लगवाता, ठीक है, काम करवाता मेरे से, ठीक है? तो उसके अलावा दर्जी पे हमारा जमील लोग भी था, एक मींचनाबाद रहता है, उस दर्जी पे जमील लोग भी आया था, उसको फालिज हो गया, उनको दुबई भेजा गया, ठीक है? उनको दुबई भेजा गया। क्यों क्यों क्यों? अच्छा, अब मुझे भेजा जा रहा था। अच्छा, क्यों क्यों क्यों? तो देख शौकत भाई, मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हें जिस बंदी के सामने खड़े हुए हो ना, वो अल्लाह का मैं सुनो, ठीक है, बहन हूँ ना, चलो ठीक है, सही है, बहन ही मान लो। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे सामने ना, एक तो खुदा के लिए ये फैब्रिकेटेड एक्टिंग मत करना, और दूसरा मेरे सामने ना बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर ये होगा, वरना फिर आगे जो मेरा सवाल होगा वो तुमसे झेलना बहुत मुश्किल होगा। वजह सिर्फ बताओ कि तुमने उनको क्यों मारा। वो जो एक टेलर वाली कहानी तुम सुना रहे हो कि टेलर के पास सिमें थी और उसमें, ये कोई भी अक्ल सलीम रखने वाला शख्स इस बात को नहीं मानेगा कि सिर्फ ये वजह जो है वो किसी को ज़िबा करने के लिए बनी होगी। नहीं बन सकती। टू दी पॉइंट बताओ, क्यों? वो टेलर ने मुझे पागल बनाया, तो ये सभी कुछ हुआ। टेलर ने पागल बनाया तो तुम अपने घर के औरत को आके मार दोगे, अपनी माँ को मार दोगे? दिमाग से हो गया। अच्छा, अब दूसरा सवाल मेरा गौर से सुनना। ये मुझे बताओ कि पिछले 1 साल से
तुम्हारे दोस्तों की कैटेगरी, मतलब कोई ऐसे नए दोस्त बने, या तुम्हारी दोस्तों की कैटेगरी, या तुम किसी नशे के किसी इस्तेमाल में रहे हो, सच सच बताना। क्योंकि देखो तुम्हारा फॉरेंसिक होगा ना, तो तुम्हारा ब्लड जब जाएगा ना वहाँ पर सैंपल के लिए, तो पता चल जाएगा। बता दो है? मैं नस्वार रखता था। नहीं, नस्वार की बात नहीं है, तुम सिर्फ नशे की बात बताओ। नस्वार को तो मैं नशा जो है होने के बावजूद काउंट ही करी। नशा शायद इधर मुझे करवाया गया हो, इधर कहीं करवाया गया हो? किसने करवाया? रहता हूँ। तुम सुना है कि जिस दिन ये वाकया हुआ उसके शाम को तुम्हारी, उसके कुछ देर के बाद तुम्हारी टिकट थी वापस जाने की? बिल्कुल थी। और तुमने उस दिन ये काम किया। एक बात बताओ, देखो मेरी बात सुनो। देखो दुकान पे कुछ मुझे करा गया तो ये हो गया उस दिन। दुकान पे किया गया। मुझे ये बताओ तुम्हारे और उसके दरमियान में ताल्लुकात कैसे थे? दर्जी के दरमियान में, जिसके बार बार तुम टेलर का जिक्र कर रहे हो। दर्जी के दरमियान ताल्लुकात, उसने मुझे उधर बहुत भड़काता, उधर बहुत पे। और उसका तुमने गुस्सा अपने जाके घर में अपनी माँ पे उतार दिया? वो वही उसने मुझे कुछ खिलाया गया, उधर बोतल पिलाई गई। बता रहा हूँ बाजी आपको, बार बार बोतल पिलाता, सामने थे, यूं वीडियो बनाता मेरी। वीडियो किस चीज़ की वीडियो बनाता? वीडियो यूं ऊपर, जो लड़के ऊपर, सीधी बात बताऊंगा, ऊपर लड़की खड़ी है, इधर मैं जा रहा हूँ नीचे। शौकत, तुम्हारे किसी एक बयान का भी रब्त जो है ना, वो इस वाक़े से नहीं बन रहा, माजरत के साथ, कि अच्छा तुमने ये कर दिया। अब तुम्हारी थोड़ी देर के बाद तुम्हारी जो थी वो तुम्हारी टिकटें थी, तुमने जाना था, तुमने उसी दिन का इंतखाब क्यों किया? एंट्री थी, ठीक है, तो एंट्री से पहले उसने मुझे बुलाया। एंट्री से पहले आप किसने? पता तो उस्ताद ने। उसने मुझे बुलाया, उधर एक लड़के को बिठाया, तो लड़का पता नहीं कौन था, ठीक है। और लड़के के, सीधी बात बताऊंगा, शर्माना नहीं, आप मेरी बाजी हो, ठीक है। तो लड़के को बोलता है इसके हाथ रख, इधर हाथ रख। मैंने हाथ रखा, ठीक है। बोलता है इसकी डाल लेगा, लेकिन मैंने नहीं करा। इसका मतलब ये कि तुम्हें बकौल तुम्हारे, मैं यहाँ पे उस पॉइंट को ज़ाहिर कर दूँ कि इसके बकौल शौकत के, अभी तक हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चल जाएगा। बकौल इसके कि इसको जो है वो एक होमोसेक्सुअल एक एक्टिविटी की तरफ रागिब करने की कोशिश की। इसका मतलब ये कि तुमसे जो वो एक गैर फितरी जिनसी अमल के लिए तुम कह रहे हो कि वो एक वजह बनी, जो कि वो टेलर और वहाँ के जो लोग थे, वो जो टेलर खास तौर पे, उस पर तुम ये इल्ज़ाम डाल रहे हो कि वो तुमसे जिन वगैरह आए या क्या आए। ओ खुदा के लिए भाई, जिन्नात पे इल्ज़ाम मत डाल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये चाचा तुम्हारे एक हैं, उन पे भी तुमने कोई हमला किया था कभी? चाचा मेरे कौन? सुनने में आ रहा है कि तुमने इससे पहले अपने चाचा पे भी हमला किया था। चाचा मेरे कौन, किधर? और ये बताओ किधर? जिस चाचा का भी तुम जिक्र कर रहे थे, ठीक है, अभी तुमने भी इंटरव्यू में किया ना जिक्र, ठीक है। ये इन सारी कार्रवाइयों का कारगर, मुझे हाँ ना में जवाब दो। मैं शौकत, हाँ ना में जवाब दो, मुझे घुमाओ नहीं। घुमाने का काम मेरा है सवालात से। मैं आपको जो कुछ मैंने बोलना था बोल दिया। मतलब तुम इस चीज़ की तरदीद नहीं कर रही, इसका मतलब है कि तुम पे जो इल्ज़ाम लगा वो सही लगा। दर्जी के ऊपर इल्ज़ाम, फिर उसके बाद मुझ पे जिन्नात आ गए थे, फिर उसके बाद मेरे जो चचा और मामा हैं उनके ईमा पर, उनके फोर्स करने पर, अब ये कोई चौथा पांचवा जो है ना वो आया है मासूम छिछड़ों के ऊपर। वो मैंने छिछड़े खाए, उससे मुझे कुछ हो गया। अच्छा बीच में एक अदद कोल्ड ड्रिंक बोतल का भी जिक्र है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई, उसके अंदर कुछ था। और इसकी बॉडी लैंग्वेज यकीन मानिए कि वो वाली नहीं है जो आम ज़िंदगी में होती है। इस वक्त इसकी जो बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये आम ज़िंदगी में नहीं है। इसके गवाहान कोई 10 से 12 लोग हमें मिले, ठीक है। अब इस वक्त कानून के हाथ में आई है। इस वक्त इकराम भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इकराम भाई, केस आपके पास आया है। इकराम भाई, पहली बात तो ये कि आपकी नज़र शायद मेरे से भी ज़्यादा तेज़ हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ प्रोग्राम करती हूँ, आप ये केस डील करते हैं। इकराम भाई मुझे ये बताइएगा कि इसकी जो बॉडी लैंग्वेज जो इतनी फेक है, और ये जो स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, फ़ोन आपके पास आ गया है मोहतरमा का, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अभी तक आपको क्या लग रहा है इस आदमी की ये जो एक्टिंग है, या फिर ये वाकई में थोड़ा सा मजबूर? ये जो जितने बातें कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना तफ्तीश को डिवाइड कर रहा है कि मैं डाइवर्ट करने के लिए। हाँ, कि मुझे छिछड़ा खा लिया। अभी इसने ये सारे बातें भी कही हैं, कल कुछ और बातें थी। इसके पीछे कोई रीज़न है, हमें जो लगता है ये प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी का, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अभी इस वक्त उनकी फैमिली भी आई हुई है, आप उनसे भी जब बात करेंगे ना, मेरा पहला सवाल उनसे यही था कि ज़ाहिर है कि किसी भी ऐसे केस के पीछे कोई ना कोई सॉलिड वजह ज़रूर होती है।
आमतौर पर कत्ल, तो इसके बाद और कत्ल किस तरीके से वो भी आपको पता है। तो मैंने उनसे प्रॉपर्टी का सबसे पहले सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली तीनों बहनों के दरमियान में है। ये घर जो था वो इनके, अब वो तो एक अलग बात है। अब मुझे ये बताइएगा कि इसके बाद अभी तक आपने इन घंटों के अंदर इन्वेस्टिगेशन की, प्लस जो आपका अपना तजर्बा है, क्या कहता है? अभी तक इन्वेस्टिगेशन हमारी, हम रिमांड आज लेके आए 4 दिन का अदालत से। कल जो है ये वहाँ पे औरंगी में था, जहाँ पे उस थाने में, तो वहाँ ये मुख्तलिफ़ बातें कर रहा था, हमें टाइम नहीं मिला। और इसकी जो बातें हैं वो सारी हमें मतलब वो कर रहा है कि कभी पागल बन रहा है, कभी कुछ। ये इंशाल्लाह तफ्तीश होगी मुकम्मल, और इसके पीछे जो हमें अब तक तफ्तीश मुझे लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी का मसला है। वैसे कुछ मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, मेरा भी तजर्बा ये कहता है, लेकिन जाहिर है कि मेरे तजर्बे की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी की इन्वेस्टिगेशन की है। सारी खुली तौर पे फैसला तभी होगा। ईद के बाद ये आया है, और अभी तक आपने भी कितनी दफ़ा पूछा है कि कत्ल की वजह क्या है। अब इसका बाप भी कह रहा है कि जी मैं पीछे लटका दूंगा। ये बातें हैं सारी पीछे, जब अगर ये कल मैं इसमें मुदाखलत न करता और इसका बाप मुद्दई बन जाता तो फिर ये कामयाब थे। ये आपकी पीठ पीछे भी ये बात हुई थी कि उन्होंने फौरी तौर पे खुद इन्होंने लिया था, उनको मुद्दई नहीं बनने दिया था, तो इसमें एक प्लस पॉइंट जा रहा है। इनके जो खातून की जो बहनें थीं उनकी तरफ से, उनके दामाद की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ ये लड़का नहीं, ये शौकत नहीं, बल्कि इसका बाप भी शायद जो तो लतीफ़ साहब हैं वो भी इन्वॉल्व है। ये सिर्फ बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि तफ्तीश जो है या मैं आपसे बिल्कुल मालूम नहीं करूँगी, बात बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस केस के ऊपर किसी किस्म की इसकी तफ्तीश पे कोई अमल हो, और मेरी रेटिंग की बात नहीं है। थोड़ी देर के बाद तफ्तीश काफ़ी सारी जो है हमें मालूमात हो जाएगी। हम भी इंतज़ार करेंगे सर। मैं कतई तौर पे आपसे वो सवाल कतई तौर पे नहीं करूँगी जो तफ्तीश के ऊपर असरअंदाज हो। मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझती हूँ। इकराम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में सिर्फ ये कहूँगी, ये पूरा केस आपके सामने, आज आप मेरी बात लिख लीजिए। जिस दिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई और हक़ाइक़ आपके सामने आएंगे ना, आप और मैं एंगिश्ते बिदा रह जाएंगे, और आपको पता चलेगा मुआशरे में ऐसा भी होता है। आपके इसी मुआशरे में जिसमें आप और मैं रहते हैं ऐसा भी होता है। आज आप मेरी बात कोट कर लीजिएगा, डेट टाइम के साथ, जिस वक्त आप ये देख रहे हो। जब ये कलई खुलेगी ना, आप और मैं हैरान रह जाएंगे, और पुलिस के लिए ये केस जो होगा वो एक ऐसा केस बनेगा जो इनको मुद्दतों याद रहेगा। इस वक्त इसकी पूरे हमने ये जो आपको प्रोग्राम दिखाया है, इसका मतलब ये कि खुदा के लिए आप इससे पहले कि आप इस तरह के किसी वाक़े का शिकार हो जाए, अपनी आंखें खुली रखिए और एहतियात कीजिए। और लोगों पे भरोसा करने से पहले एक तो ये सवाल, दूसरी आपको ये केस इस तरह के जो है ना, वो आपको आपका जो है वो माइंड प्रिपेयर करने के लिए भी होता है कि ये तमाम तर जो सवालात हमने किए, जो अवामिल आपको दिखाए, आपके लिए ये इबरत का एक लम्हा होना चाहिए कि कहीं आपके साथ ऐसा ना हो। इसलिए एहतियात बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि आप कीजिए। रिश्तों में भी अपने किसी भी करीबी रिश्ते पे इतना भरोसा मत कीजिए। जो आपके खून का रिश्ता है उस, अब तो खैर उन पे भी ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन खुदा के लिए अपनी आंखें खुली रखिए। किसी भी जगह कौन आपको ड्रैगन की तरह निगल ले, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन खुदा के लिए अपनी आंखें खुली रखिए और रिश्तों में एहतियात बरतिए। बहरहाल आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। इस केस का फॉलोअप हम लेते रहेंगे, स्क्रीन पे भी और डिजिटल पे भी। तब तक मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।